पब्लिक का जो मूड है वो नज़र आया इन एहतजाजों के अंदर जो कल हुए। मैंने रात गए ये सारी फुटेज देखी और देखने के बाद फिर मैं आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूँ। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। गो के पेशावर के अंदर जो रैली निकली इमरान खान के लिए वो बहुत बड़ी थी, मैसिव रैली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन मैंने पब्लिक को जो देखा ना सिर्फ वो बड़ी तादाद में थे, बल्कि मैंने जब उनको मूव करते हुए देखा रोज़े के दौरान तो मैंने एक एग्रेशन देखा लोगों में। मैंने देखा कि लोगों का मूड है वो इस तरह का है कि तेवर लोगों के और तरह के हैं। लोग इमरान खान साहब का ज़्यादा देर तक अंदर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जब से इमरान खान साहब अंदर है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पे भी मौका ही नहीं मिला कि वो बाहर निकल के एहतजाज कर सके। हर जगह पे मुकदमा, गिरफ्तारियां, डंडे, एहतजाज। किसी जगह पे एहतजाज हो तो बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया और जो सिचुएशन बनाई गई उसमें लीडरशिप सामने आ ही नहीं सकी। लेकिन अब जहां पे मार्जिन क्रिएट हो रहा है वहां पे लोग इस तरीके से निकलेंगे इसका अंदाजा नहीं था किसी को। यानी मेरा अपना अंदाजा ये था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद उनका काम पूरा हो गया। अब हुकूमत नहीं बनी तो लोग मायूस हो जाएंगे शायद, और लोग इंतज़ार करेंगे अगले इंतखाबात का या इमरान खान के बाहर आने का या नए लाएअमल का। और ये सोचा जा रहा था कि शायद मायूसी बढ़ती जाएगी और इमरान खान साहब की मकबूलियत भी कम हो जाएगी और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उम्मीदें लोगों ने बांध रखी हैं वो इंटरनल लड़ाइयों के बाद शायद पूरी ना हो। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान और उसका कारकुन वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जितना मर्जी बीच में डिवीजन पैदा किया जाए, जितना मर्जी एक आदमी दूसरे का सर फाड़ दे, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के गले पड़ जाएं, अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग भी बना लें, सब एक दूसरे से इख्तलाफात भी रखते हो कि तू सामने क्यों नहीं आ रहा, तू सामने क्यों आ रहा है, ये आदमी फलां के साथ मिला हुआ है, ये उसके साथ, जो मर्जी कर लें। मैंने जो चीज़ नोट की है खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, बाकी जगहों पे जहां लोग निकले हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है या पाकिस्तान का एक आम आदमी है वो इमरान खान ने अपने साथ जोड़ लिया है। बीच में जितने कनेक्शन हैं वो सारे बहुत वीक हैं। इमरान खान सिर्फ जेल में है और वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। इमरान खान लोगों से बराह रास्त मुखातिब नहीं हो पा रहा। ये है असल प्रॉब्लम लोगों का। लोग आज भी इमरान खान के साथ जुड़े हैं। बीच में जितने राब्ते, जितने कनेक्शन, जितने लीडर, सेकंड टीयर, फर्स्ट टीयर, जितनी लीडरशिप है वो सब फारिग है। वो सारे इमरान खान की वजह से इस वक्त उस मकबूलियत की वेव को इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वक़्त कोई नहीं है, वो बड़ी हैसियत रखते हैं। बहुत सारे लोग बड़े दलेर हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इन हालात में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और मुश्किलात के बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर थे, कुछ लोग जो हैं वो जल्द से जुलूस करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो लीगल बैटल्स लड़ रहे थे, अपनी अपनी कैपेसिटी में लोग काम कर रहे थे। सब अब इतने तगड़े तो नहीं होते जैसे इमरान खान है। इमरान खान तो एक ही है ना, इसीलिए सारे उसको लीडर कहते हैं। अब अगर हर आदमी के अंदर आप इमरान खान ढूंढेंगे तो फिर तो आपको मायूसी होगी। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेगा जो भी करेगा। तो लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन असल चीज़ जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान के एक आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी है। वो लिंक वीक नहीं हो पा रहा। इमरान खान का आम आदमी से ताल्लुक नहीं टूट पा रहा और शायद यही वजह है कि इमरान खान भी नहीं टूट रहा, हार नहीं मान रहा। वो कोई सरेंडर करने के लिए या कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बार बार मीडिया के ज़रिए से ये पैगामात पहुंचाया गया कि इमरान खान जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक इमरान खान की बात नहीं बनेगी। ये बार बार कहा गया। लेकिन हमने ये देखा कि सारा नुकसान उठाने के बावजूद इमरान खान ने पब्लिक के ज़ोर पर 8 फरवरी को इलेक्शन जीता और 9 फरवरी को 47 की पर्ची के ऊपर उनको इलेक्शन हरा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बल्ला छीन लिया गया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब का जो है वो जिस तरह अदलिया के ज़रिए से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हुआ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और जो कुछ आज तक हो रहा है, अब उनकी सेनेट की नशिस्तें छीनी जा रही हैं, तो इमरान खान किसी कंप्रोमाइज़ के ऊपर नहीं आ रहे, किसी किस्म की डील के ऊपर नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में अगर इससे आधी मकबूलियत भी नवाज शरीफ की होती ना, तो नवाज शरीफ 10 डीलें अब तक कर चुके होते। वो तो बगैर मकबूलियत की डील कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो डील करके अपनी रही से ही मकबूलियत भी गंवा दी थी।
बहरहाल इमरान खान साहब का पब्लिक के साथ जो एक लिंक है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और यही फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करेगा वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की। अब एक प्रॉब्लम और है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। कराची में भी लोग अब निकल रहे हैं, बाकी जगहों पे भी लोग कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, लेकिन पंजाब पे आकर बार बार एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पंजाब में लोग निकलना चाहते हैं, लोग बाहर आ जाएंगे, लोगों को थोड़ा सा माहौल साजगार मिलेगा तो लोग निकल कर एहतजाज भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में लीड कौन करेगा और किस वक्त करेगा और किस तरह करेगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे, या सिंध से लोग आकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे, या पंजाब के अंदर से पंजाब के जो लीडर्स हैं वो पंजाब को लीड करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये लीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो तहरीक पंजाब में ना चले वो तहरीक चलती ही नहीं है, वो होती नहीं है। अब जरा इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड क्या है और वो कह क्या रहे हैं। एक तो जो खबर छपी है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करे। बैरिस्टर गौर खान कह रहे हैं कि ईद के बाद मुज़ामत होगी, इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। शेर अफजल मरवत ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है कि ईद के बाद जो तहरीक चलेगी वो लोग देखेंगे। अब दूसरी जानिब मुख्तलिफ जगहों पे ये खबर छपी है और इसमें दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकती है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करे। जो बड़ी खबर है ना, जिसके बारे में सब लोग अभी बात कर रहे हैं, वो वही है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया हुकूमत ने और TORs तय कर रही हुकूमत, और काजी फायद ईसा साहब ने 6 जजेस को उसी हुकूमत के सपुर्द कर दिया इंसाफ के लिए, जिनके खिलाफ वो 6 जजेस शिकायत लेकर गए थे। ये नहीं उन्होंने खत लिखा कि ये हमें तंग कर रहे हैं, काजी साहब ने उन्हीं को कह दिया जी आप फैसला कर लें जो तंग कर रहे हैं। अब मामला ये है, और बेनिफिशरी तो आप सब जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ है इस सारे मामले का। अब इसमें जो 300 वकला ने दस्तखत करके एक डॉक्यूमेंट साइन करके जो मुतालबात किए हैं, वो मुतालबात पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तसद्दुक जिलानी साहब के जो बेटे साकिब जिलानी हैं वो भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहार यकजहती इन्होंने किया है और इनके कदम को जुर्रतमंदाना कदम करार दिया है और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले ये मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे, मफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरा निज़ाम अदल मुतासिर होता है। अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फरामी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बल्कि इससे कबल शौकत अजीज़ सदीकी ने भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे। फौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार एसोसिएशंस अदलिया की आज़ादी को मुस्तहकम करने के लिए इज्तिमाई लायामल तय करके फौरी वकला कन्वेंशन बुलाएं। इस मामले को शफाफ तरीके से निपटा कर अदलिया की आज़ादी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस मामले को सियासत ज़दा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर शफाफ इदारा जाती मेकानिज़म कायम करे ताकि आइंदा अदलिया की आज़ादी को मजरू करने की किसी भी कोशिश की इतला दी जा सके। मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हरफ ना आए। अब ये मुतालबा है जी, इसमें तो मुस्तरद कर दिया गया है उस चीज़ को जिसके ऊपर हुकूमत आई, और कादी फायद ईसा साहब ने हुकूमत के साथ जो तय किया कि जनाब एक कमीशन बना दिया जाए। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस पर मुज़ामत पाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सोच है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान में कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। ये खबरें जो हैं तस्दीक इनकी होनी चाहिए, अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लोग जो हैं वो ज़राए से ये खबरें दे रहे हैं, जजेस के नाम भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि मुस्तनद सहाफ़ी खुद ये खबर नहीं दे देते। हाँ, एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, और देखिए मतीउल्लाह जान साहब हैं, आप उनके बातों से उनके नज़रिया से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक तगड़े जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और उनकी बड़ी सॉलिड ओपिनियन होती है। हसनात मलिक साहब हैं,
इसी तरह जो है वो हमारा दोस्त सिद्दीक जान, वो बहुत तगड़ा कोर्ट रिपोर्टर है, उसका कोई सानी नहीं है। साकिब बशीर साहब बहुत बड़े कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार। वो ये कहते हैं कि 300 वकला की लिस्ट मैंने खोली और देखी तो पता चला इनमें वही वकला हैं जो एक उसूल की खातिर माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। अब वही वकला 6 जजेस के मामले पर अपने पुराने उसूल के तहत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और उन जजेस के साथ खड़े हैं। इस अहम मामले को सियासत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखें, साकिब बशीर साहब का, क्योंकि वो वकला को सबको जानते हैं, तो उन्होंने कहा ये सारे वकील पहले काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े थे जब वो मुश्किल में थे, और आज जब 6 जजेस मुश्किल में हैं तो ये वकील जो हैं वो उन 6 जजेस के साथ खड़े हैं। तो इसको सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर पर बुलाना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मिसकंडक्ट है। ये एक बड़ा एलिगेशन है, और वो क्योंकि समझते हैं कानूनी मामलात को, तो उन्होंने ये कहा कि अपने घर पे नहीं बुलाना चाहिए था उन 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा। ये मिसकंडक्ट है काजी फाइज ईसा साहब का। इसके अलावा जो है काजी फाइज ईसा साहब का एक स्टेटमेंट जो है वो मुझे बड़ा याद आ रहा था, और उन्होंने ये कहा था एक दिन के, लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे काजी साहब का बहुत याद आ रहा था। इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। काजी फाइज ईसा साहब के कहने से आप इत्तफाक करते हैं, ख़ास तौर पे इन हालात में जब 6 जजेस ने एक खत लिखा और उसके ऊपर जिस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो वो 6 जजेस क्या ये राय रख सकते हैं? मुझे तो पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया था, और ये सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रहा था, मैंने वहीं से इसको देखा कि लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से समाअत जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस हैं जो लगे हुए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जानबूझकर सरेंडर किया, और फेयर तहकीकात अगर हो गई तो इमरान खान के बयानिए को फ़ायदा पहुंचेगा। ये हसनात मलिक साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले पे सरेंडर कर दिया और जानबूझकर किया हुकूमत के सामने कि अगर तहकीकात फेयर हुई तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब के बयानिए को पहुंचेगा। ये हसनात मलिक साहब का एक दावा है। इमरान खान साहब का भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस लगा हुआ है। देखें, साइफर केस का जो दुर्गत बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपके सामने है। और इमरान खान साहब के केसेस को नॉर्मली जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर सुनते हैं, वो ज़रूर सुनते हैं उन केसेस को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा कह चुकी है कि बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ज़रूर सुने, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में उनकी राय है कि वो हमेशा फैसला इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट देते हैं, लेकिन वो हर बेंच का हिस्सा भी होते हैं। अब तोशाखाना अपील उसकी पहली बाकायदा समाअत आज होगी, जिसमें इब्तदाई दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। इसकी समाअत फिर दोबारा वंस अगेन जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कर रहा है, और 1 बजे आज ये समाअत होगी। तो तमाम लोगों को बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वहाँ पहुँचे। एक और चीज़ है, 310 दिन पहले ये जो खत लिखा जजेस ने, इससे 310 दिन पहले जजेस ने एक और ख़त लिखा था, और जब वो ख़त लिखा था तो उसकी तफसीलात सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त था, इस पे सिद्दीक जान साहब लेकर आए हैं। मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या था। इस खत में 7 जजेस ने खत लिखा था 10 मई 2023 को, और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ शामिल थीं। तमाम जजेस ने खत लिखा था, 2 सफ़ात पर खत था। गुस्से का इजहार किया और कहा कि मंदरजा झैल वाक़यात आपके इल्म में लाना चाहते हैं। नंबर 1, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बराह रास्त और दोस्तों रिश्तेदारों के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई और उन पर इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर से मुलाकात करने के लिए दबाव डाला गया। ये सब इसलिए किया गया कि जिस बेंच का वो हिस्सा है वहाँ से अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने के लिए उनके एक रिश्तेदार के जरिए कोशिशें की गई ताकि एक सियासी केस में उनसे एक मनपसंद फैसला लिया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को केस में मुलव्वस करने की धमकियां भी दी गईं, लेकिन जस्टिस मोहसिन ने इनकी कोई मदद नहीं की और ना इनको खुद तक रसाई फराहम की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब टैरियान केस के बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर भी उनके रिश्तेदार के जरिए दबाव डाला गया। एजेंसियों की जानिब से टैक्स मामलात में तहकीकात करके फंसाने की धमकी दी गई। जस्टिस अरबाब को डायरेक्ट अप्रोच करने की भी कोशिश की गई। ये भी रिपोर्ट किया सिद्दीक जान साहब ने, ये ख़त में लिखा था। पहले ख़त में कहा गया
कि हम सबकी मुतफिका राय कि अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जिन फैसलों पर हमने दस्तखत भी कर चुके हैं, इनको भी बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और ये वाज़ेह तौहीन अदालत हैं। हम तजवीज़ देते हैं कि आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ये तासुर ज़ाहिर किया जाए कि जजेस आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे और अवाम का एतमाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बहाल किया जाए। अब ये 310 दिन पहले ये खत लिखा गया था। ये बड़ा सीरियस मसला है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो 310 दिन के बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। अब वहां पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मामला दे दिया गया किसको? हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को। यह मामला दे दिया गया जिनके ऊपर एलिगेशन है। जो बेनिफिशरी है इस सारी 2 नंबरी का, शहबाज शरीफ, उसी के हाथ में यह सारा मामला दे दिया गया। मुझे नहीं लगता वकला इसको तस्लीम करेंगे। नौजवान वकला इस पर बहुत तेजी से उठकर खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी नहीं। मेरे ख्याल में जो सीनियर वकला हैं उनको नौजवानों के पीछे चलना पड़ जाएगा। तो अब एक और खबर है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मेरे पे एक केस बनाया था कि मैंने पानी वाली बोतलों में बम बना के रियासती इदारों के ऊपर मारे हैं। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम था। अदालत में जब मैंने ये इल्ज़ाम सुना तो मैं भी हैरान रह गया कि मैंने डंडे भी मारे और पानी की बोतल के अंदर मैं बम बनाता हूँ, बड़ा माहिर हूँ और मैं बम बना के लोगों को दे भी रहा था और रियासती इदारों को मार भी रहा था। ये मेरे पे एलिगेशन लगाया पंजाब पुलिस ने मौजूदा हुकूमत के कहने के ऊपर। तो मुझे पेट्रोल बम का वो कह रहे थे। असली पेट्रोल बम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रात गए पेट्रोल बम मारा हुकूमत ने 25 करोड़ अवाम के ऊपर। 10 रुपए का इजाफा किया दोबारा पेट्रोल की कीमत में लगभग, और अब 290 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया पाकिस्तान की तारीख में। 290 रुपए लीटर, यानी मैं 350 रुपए आपको कह रहा था, 300 रुपए में सिर्फ अब 10 रुपए रह गए हैं। 300 को क्रॉस कर जाएगा ये हिंसा। तो पेट्रोल बम किसको कहते हैं? ये रात को हुकूमत ने मारा पाकिस्तान की कौम के ऊपर, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। और आइंदा भी अभी बिजली की, गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ये हुकूमत जो दावे कर करके आई थी कि इमरान खान की हुई महंगाई को हम ख़त्म कर देंगे, उन्होंने इमरान खान के दौर से 3 गुना 4 गुना चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही। अब तक इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।